नमस्कार साथियों, मैं फिर से अचानक आया हूं और युवा इतिहास को खंगालने आया हूं। शिक्षक होने के नाते सारे दायित्व का पूर्णता संतोष का भाव पैदा करता है और विचार मंथन शोध का समय है। कुछ पुस्तकों पर काम कर रहा हूँ, उसमें भैया की एक पुस्तक भी की रचना भी हमको पूर्ण करनी है और साथ ही साथ तमाम तरह के जो भावी योजनाएं हैं, जिसमें कि इंडियन सोसाइटी फॉर लेबर इकोनॉमिक्स का कॉन्फ्रेंस है दिसंबर में, उसकी तैयारी में भी जुटा हूँ और घर पर हूँ क्योंकि ग्रीष्मावकाश है और दोपहर का समय है। मन में एक विचार आया और विचार इसलिए आया कि कभी मैं भी यूथ था, अपने यौवनावस्था का वक्त याद आया। साथियों, कुछ दिन पहले, अभी दो दिन पहले दिल्ली में आपने एक तमाशा देखा। वो है कॉकरोच नाम की एक पार्टी बनी, कॉकरोच जनता पार्टी। वो एक रिएक्शन में बना। सुप्रीम कोर्ट के जज ने कुछ बोला, उसके रिएक्शन में किसी ने ऑनलाइन एक पार्टी प्लेटफॉर्म बना दिया। ठीक है। और उसके बाद से देश के अंदर कई परीक्षाओं, नीट समेत कई परीक्षाओं का पर्चा लीक हुआ, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। लेकिन एक तरह से युवा अवस्था में विचार कैसे बनते बिगड़ते हैं, ये उस टिप्पणी और इस तरह के पेपर लीक पर एक बहाना बनता है और एक पार्टी का उदय होता है कॉकरोच, और उसको जेन जी से जोड़ा जाता है क्योंकि इस समय जेन जी शब्द जो है काफ़ी प्रचलित हो गया है। साथियों, जो अभी जेन जी कॉकरोच पार्टी का प्रदर्शन हुआ, उससे एक महत्वपूर्ण प्रश्न खड़ा हुआ। शिक्षक के नाते भी, और कभी मैं भी युवा था, उस यौवन काल के युवा नेतृत्व के बारे में बात करना मेरी जिम्मेदारी है। क्या आज का युवा या युवा आंदोलन उतना ही प्रभावशाली, वैचारिक और परिवर्तनकारी है जितना हम लोग जब युवा थे 1980 के दशक में? उस समय का युवाओं को के नेतृत्व को हम लोगों ने देखा था। ये मन में एक प्रश्न उठा, इसलिए मैं लाइव आ गया। साथियों, अभी जो आंदोलन हुआ या कुछ दिन से जो आंदोलन चल रहे हैं विश्व में और भारत में भी, उसमें युवाओं की संख्या, सोशल मीडिया की ताकत और असंतोष, ये तो दिखाई दिया, परंतु स्पष्ट वैचारिक दिशा दीर्घकालिक नेतृत्व और ठोस संगठनात्मक संरचना का अभाव भी हमें दिखा। साथियों, 1980 जब मैं 83 में 12th पास करके अभी काशी हिंदू विश्वविद्यालय के ग्रेजुएशन में पहुंचा, एडमिशन लिया, उस दशक का भारतीय युवाओं के लिए केवल विरोध नहीं था, विरोध करने का विरोध नहीं था। हम लोगों ने देखा, सो जिया। इसलिए मुझे इतिहास थोड़ा कुरेदना मन कर गया और थोड़ी इस पर बात करने का मन कर गया। उस समय वैचारिक निर्माण का काल था। विश्वविद्यालयों में छात्र राजनीतिक विचारधाराओं से संचालित होती थी। युवा नेता उस वक्त हमें याद है
क्योंकि हम लोग ग्रेजुएशन में गए थे, नेताओं को देखते थे, उस वक्त पुस्तकों, बहसों, आंदोलनों और सामाजिक सरोकार के माध्यम से तैयार होते थे। तो मुझे संतोष है कि मैं उस काल का युवा था। आज मेरी अवस्था उससे अलग है, शिक्षक हूँ, लेकिन युवा काल के इस दो जनरेशनों के बीच बात करना नितांत आवश्यक है। साथियों, छात्र संघों से निकले अनेक युवा उस वक्त आगे चलकर राष्ट्रीय राजनीति, शिक्षा, समाज सेवा और नीति निर्माण के बहुत बड़े बड़े प्रमुख चेहरे बने। और उस दौर का युवा, यानी 1980 के दशक का युवा, अपने समय की समस्याओं को व्यक्तिगत चुनौती मानता था, स्वार्थी नहीं था, सारी समस्याओं को व्यक्तिगत चुनौती के रूप में लेता था। और आज लेकिन जब हमने तुलना देखा और जेन जी, खास करके कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन के बाद उस समय के तमाम हास्यास्पद दृश्य देखे, तो देखा कि जेन जी तकनीक रूप से तो अत्यंत सक्षम है, वैश्विक दृष्टि वाला है और अभिव्यक्ति में निर्भीक भी है। ये बात तो है। वह भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और परीक्षा अनियमितताओं और अवसरों की समानता के विरुद्ध आवाज तो उठा रहा है। ये दिल्ली के प्रदर्शन से दिखा या देश भर में जो बातें हो रही उससे दिख रहा है। किंतु बड़ा अंतर भी समझना होगा सभी को, और आज के युवाओं के लिए भी संदेश है। हम आपको मान रहे हैं, लेकिन अंतर भी समझिए और उस अंतर को पाटिए। 1980 का युवा संगठन से शक्ति प्राप्त करता था, एक संगठन था, उससे शक्ति प्राप्त करता था। जबकि आज जो जेन जी है वो युवा नेटवर्क से शक्ति प्राप्त है। नेटवर्क यानी कितने फॉलोअर्स हैं। इसलिए आप देखे होंगे कि मिलियन बिलियन फॉलोअर्स और मैदान पर उपस्थिति कुछ हजार, 2000, 3000, ये अंतर है। 1980 का आंदोलन दोस्तों वर्षों तक चलता था, वर्षों तक। और आज जो हमने उस दिन देखा, कुछ घंटों में बिखर गया। आज का आंदोलन अक्सर सोशल मीडिया के ट्रेंड के साथ उठता है और बैठ जाता है। यह आंदोलन नहीं है, ये हवाई है। इससे बचना होगा, इससे देश की शक्ति को जोड़ना नहीं चाहिए, हर युवाओं को इससे जोड़ना नहीं चाहिए। जेन जी का वो आंदोलन जो उसकी सबसे बड़ी शक्ति उसकी तीव्रता है, ये हम मान रहे हैं, बहुत तेजी से उठा। लेकिन सबसे बड़ी कमजोरी उसकी क्षणिकता है। एक तीव्रता से उठे और क्षणिक भाव में 2 घंटे में जो लीडर थे वो पसीना फेंक दिए और एसी खोजने लगे। वहाँ के नेता पेप्सी खोजने लगे। एक से एक फैशन वाले लोग थे, तितर बितर हो गए 2-3 घंटों में। तो सबसे बड़ी ताकत तो उनकी तीव्रता है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? क्षणिकता। और क्षणिकता अच्छी चीज़ नहीं होती है। साथियों, वैश्विक हम सारे अध्ययन या सारे अनुभवों को देखे हैं तो हम पाए हैं कि जेन जी आंदोलन प्रायः विकेंद्रित, नेतृत्व विहीन और डिजिटल माध्यम पर आधारित ही होता है, जिससे व्यापक प्रसार तो होता है पर स्थायी राजनीतिक परिणाम प्राप्त करना बहुत कठिन है। भारत जैसे देश में हम बता रहे हैं, छोटे छोटे देश में हो सकता है, लेकिन यह भी सत्य है। मैं अध्यापक हूं तो मैं आलोचना करने के लिए नहीं बैठा हूं, मैं युवाओं के साथ के लिए बैठा हूं। सत्य यह है साथियों कि आज का युवा पहले से कहीं अधिक आर्थिक असुरक्षा, प्रतिस्पर्धा और भविष्य की अनिश्चितताओं से जूझ रहा है। ये हम मानते हैं, हम लोग भी शिक्षक हैं, पढ़ाते हैं, बात करते हैं, लेकिन समझाते हैं एज ए मोटिवेटर, एज ए मेंटर। साथियों, रोजगार
आवास, शिक्षा और जीवन की बढ़ती लागत, कॉस्ट ऑफ लिविंग, आज के युवाओं के आत्मविश्वास को प्रभावित तो कर ही रहा है। फिर भी हम आज भी कर रहे हैं। हम यहां जेन जी को कमतर नहीं आंक रहे हैं। यह भूल मैं नहीं कर सकता हूं। इतिहास बताता है कि हर पीढ़ी अपनी भाषा और अपने उपकरणों के साथ परिवर्तन लाने में सक्षम है। यदि आज का युवा सोशल मीडिया की तात्कालिक ऊर्जा को वैचारिक गहराई, संगठनात्मक अनुशासन और सामाजिक उत्तरदायित्व से जोड़ सके तो हो सकता है कि 1980 के दशक की तरह एक नया अध्याय भी लिख सकता है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि यह करना पड़ेगा। साथियों, 1980 जब हम लोग युवा थे, हमारे समय का नेतृत्व थे, युवा नेतृत्व था, उस समय वे लोग व्यवस्था को बदलना चाहते थे। लेकिन आज का युवा व्यवस्था से जवाब मांग रहा है, फोर्सफुली। जब जवाब मांगने की ऊर्जा परिवर्तन के संकल्प में बदलेगा तभी इतिहास जन्म लेगा। ये आज के जेन जी के लिए एक मेरा संदेश है। साथियों, इसी भूमिका के साथ मुझे भाई, चूंकि कुछ काम कर रहा था, मैं अपने निजी भाई, मेरे भाई है इसलिए मैं यहाँ नहीं बैठा हूँ। मुझे माफ़ कीजिएगा, ये भाव से मेरा मत सुनिएगा। ये कोई निजता का नहीं सवाल है। व्यक्ति अगर सामाजिक होता है तो सामाजिक होता है, लेकिन हम भूल भी नहीं सकते हैं। भाई हैं तो इसलिए भूल जाएं, समाज को कहें कि तुम याद करो, ये भी मेरा दायित्व तो नहीं है। साथियों, 1957 में पैदा हुआ एक युवक, हमारे परिवार का, हमसे बड़े भाई, 1996 तक 1996 तक जीवित रहता, केवल 36 वर्ष की उम्र, और 23-24 वर्ष का युवा काशी हिंदू विश्वविद्यालय का नेतृत्व करता है, छात्र संघ का। जी हाँ साथियों, अनिल कुमार मिश्र झुन्ना। मैं बोल इसलिए रहा हूँ कि दर्ज हो जाए, फेसबुक पर भी, सोशल मीडिया पर कुछ युवक सुन लें, कुछ चीज़ों को लोग उकेल ले। झुन्ना के साथ काम करने वाले उस समय के लोग बहुत बड़े बड़े पदों पर हैं, चाहे वो मनोज सिन्हा जी हों, चाहे वो नीतीश कुमार जी हों, कोई भी इस तरह के लोग झुन्ना के समय के लोग हैं। अटल के समय झुन्ना थे। साथियों, काशी हिंदू विश्वविद्यालय छात्र संघ के चुनाव से काशी हिंदू विश्वविद्यालय छात्र संघ के चुनाव से अनिल कुमार मिश्र झुन्ना का राजनीतिक व्यक्तित्व उभरा। उस समय मैं 83 में 12th पास करके BA सामाजिक विज्ञान में इकोनॉमिक्स लेकर मैंने प्रवेश किया था। झुन्ना उस समय छात्र संघ के नेतृत्व कर रहे थे। जनवरी 1984 के छात्र संघ का चुनाव उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव था। और यदि पूरे चुनाव का अध्ययन किया जाए तो यह चुनाव नए इतिहास का उस समय सृजन करता था। मैं बता रहा हूं कि कैसे युवक, उस समय का युवा इतिहास कैसे बनाता है। क्योंकि उस चुनाव में हमें याद है, या जो हमको सुन रहा है वो याद करेगा, कि पहली बार ऐसा हुआ कि राष्ट्रीय क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के साथ छात्र संगठनों के इतर साथियों एक निर्दल प्रत्याशी के रूप में, ध्यान दीजिएगा, निर्दल प्रत्याशी के रूप में अनिल कुमार झुन्ना को बहुत भारी बहुमत से विजय मिली थी छात्र संघ के उपाध्यक्ष में। 15 दिसंबर 83 को काशी हिंदू विश्वविद्यालय में छात्र संघ के कार्यक्रम की घोषणा हुई, और उसके बाद से तमाम मठाधीशों, भाषावाद, पैसावाद, बाहुबल से इतर झुन्ना ने ललकारा सबको, और उपाध्यक्ष पद पर सबसे अधिक उस वर्ष मत पाके विजयी हुए थे। उनको छात्र मठाधीशों ने टिकट नहीं दिया था। साथियों, हमको याद है 83-84 चुनाव में दल बदल हुआ था। राष्ट्रीय छात्र संगठन के वीरेंद्र प्रसाद सिंह आज भी हैं, उनको टिकट न मिलने के कारण उन्होंने संगठन छोड़ दिया था। अनिल कुमार मिश्र झुन्ना ने यूथ फॉर डेमोक्रेसी से इस्तीफा देकर निर्दल रहने की घोषणा कर ली। विभिन्न दलों से क्षुब्ध नेताओं ने अपना संगठन छोड़कर राष्ट्रीय छात्र मोर्चा का गठन किया। ये युवाओं का उस समय का
संगठनात्मक शक्ति थी। मैं जैन जी की बता रहा हूं, कैसे संगठन बनाए तब वो लड़े। साथियों, छात्र संघ के चुनाव में उस समय मठाधीश होते थे जो छात्र संघ का चुनाव लड़वाते थे। ये मठाधीश विभिन्न राजनीतिक दलों की ओर से नामित किए जाते थे। हम आपको कुछ नाम बता देते हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय के, जो बहुत लोग जानते थे। जैसे देवव्रत मजूमदार को सभी जानते हैं, बहुत बड़े दादा कहते थे उनको लोग। भरत सिंह को आज भी सभी जानते हैं। हमारे आद्या प्रसाद पांडे अर्थशास्त्र विभाग के वो भी छात्र नेता वो भी थे। महेंद्र नाथ पांडे जो पूर्व मंत्री हैं, आज ईसी के मेंबर है, वो भी थे। केदारनाथ सिंह एमएलसी वो भी थे। मंजूलता सिंह नेता थी, वो भी थी। बी गोपाल रेड्डी, मणिशंकर पांडे कांग्रेस वाले, अनिरुद्ध नारायण सिंह, भगवती सिंह बहुत दबंग नेता थे, डॉक्टर अनिल तिवारी, ये सारे मठाधीशी करते थे और टिकट बांटने, चुनाव लड़वाने में माहिर हुआ करते थे। अब झुन्ना इनसे छोटे थे। अनिल कुमार में झुन्ना मठाधीशों की राजनीति से अलग होकर चुनाव मैदान में उतरने का उन्होंने साहस बटोरा। ये एक युवा का साहस, कैसे लड़ा, कैसे अपने बल पर लड़ा और कैसे नेतृत्व करेगा, मैं उदाहरण देकर लाइव खत्म करूंगा। साथियों, ये सारी बातें मैं ये कह रहा हूं कि याद दिलाऊं कुछ उस वक्त के कुछ समय का और आज के जेन जी से जोड़ूं। साथियों, बहुत विरोध हुआ झुन्ना का और झुन्ना ने विरोध का परवाह नहीं किया और केवल काशी हिंदू विश्वविद्यालय के युवा नहीं बल्कि काशी के सब युवा झुन्ना को एक अपना आदर्श नेता के रूप में देखने लगे। कई सारे नाम थे उस समय। हमको याद है कि 1983 में दिसंबर में नामांकन पत्र जांच के दौरान अध्यक्ष पद के प्रत्याशी बैरिस्टर सिंह का नामांकन रद्द कर दिया गया था। रामकृष्ण चौबे और हरिद्वार पांडे ने चुनाव लड़ने से उस समय इंकार कर दिया। बैरिस्टर सिंह के स्थान पर वीणा पांडे को अध्यक्ष पद का उम्मीदवार घोषित किया। वे पहले ही नामांकन भरी हुई थी। 83-84 के छात्र संघ के चुनाव में विभिन्न पदों पर प्रत्याशियों की भरमार थी और ऐसे में सारे पैनलों के बावजूद निर्दल अनिल कुमार मिश्र झुन्ना, जिनके साथ सिर्फ उस समय मोहन प्रकाश थे, उन्होंने चुनाव लड़ने का मन बनाया था और चुनाव जीते। साथियों, समझना होगा कि काशी में झुन्ना हुआ करते थे और काशी के युवक झुन्ना के पीछे रहा करते थे, क्योंकि झुन्ना के व्यक्तित्व का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष था उनका बनारसी होना। झुन्ना खांटी और फक्कर बनारसी थे, खांटी और फक्कर बनारसी। बनारस को जीते थे, बनारस में पलते थे। बनारस की जीवन शैली उनके व्यक्तित्व का महत्वपूर्ण पक्ष था। बनारसीपन के आभा मंडल में उनके व्यक्तित्व का विकास हुआ। बनारसीपन का सीधा निहितार्थ होता है साथियों, आम आदमीपन। आम आदमीपन जैसा दिखता है वैसा अंदर से है। यह आम आदमीपन कोई छद्म या पाखंड नहीं है, जीवन की वास्तविकताओं से जुड़ा हुआ होता है। ये बनारस वालों के लिए संदेश है। झुन्ना जीवन में वास्तविक थे, स्वप्न लोकी नहीं। भांग, पान, ठंडई ये बनारस की शान है और बिना बनारसी पान खाए, बिना बनारसी ठंडई पिए बनारस का रसास्वादन नहीं किया जा सकता, झुन्ना का मानना था। इसीलिए बनारस का रस इसी में निहित था। झुन्ना भी इसके शौकीन थे। एक एक दिन में हमको याद है 100-150 बीड़ा पान खाया करते थे, जबकि हम कभी पान नहीं खाएं, इसलिए मैं झुन्ना नहीं बन सकता हूं। सदैव उनके साथ पान की पोटली रहती थी। मुंह लाल, ऊंट लाल, चबाते हुए पान उनका व्यक्तित्व था। आज भी उनका फोटो हम लोग पास वैसा ही पड़ा हुआ है। बनारस का जो अभी लंका का केशव पान वाले आज भी झुन्ना को याद रखते हैं।
पप्पू की अड़ी में झुन्ना का फोटो आज भी लगा हुआ है। वे सब परिवार के उनके अंग बन जाते थे। बनारस में कोई नेता या अतिथि आता तो केसों का पान खिलाए बिना वो जाने नहीं देते थे। पान की दुकान से वे झुन्ना गुरु बन गए, सबके गुरु बन गए। वैसे बनारस में वैसे भी कोई चेला नहीं है, सभी गुरु हैं, सभी राजा हैं, हम सब जानते हैं इस बात को। ये तो बनारस का समावेशी व्यक्तित्व की निशानी है। क्योंकि बनारस के राजा तो राम विश्वनाथ हैं, महादेव हैं, इसलिए बनारस के गुरु भी विश्वनाथ हैं। तो काशी का हर बनारसी अपने को महादेव ही मानता है, विश्वनाथ ही मानता है। का गुरु कैसा न हुआ, यहाँ का सम्मान शब्द है। इसलिए झुन्ना गुरु काशी के प्रतीक बन गए थे। साथियों, हमको याद है उस यौवन काल में झुन्ना बनारसीपन को जी कर हर काम करते थे। वो पत्रकार भी थे। आपातकाल में जब जनसत्ता पूरे देश में अत्यंत लोकप्रिय हुआ करता था, उस समय वाराणसी में जनसत्ता के संवाददाता भी थे कुछ दिन तक। हेमंत शर्मा जो NDTV 9 के आज सर्वे सर्वा हैं, वो उनके अभिन्न मित्र थे। आज भी झुन्ना के नाम पर उनकी आंख नम हो जाती है, कोई बात करके देख ले। वो भी जनसत्ता में कार्यरत थे। 1980-84 के दौरान उनके अनेक समाचार भी छपे, हमें याद है, हम लोग पढ़ते थे। काशी में हमारा सन्मार्ग, जिसमें हमारे पिताजी व्यवस्थापक थे, उनके घर का ही था, क्योंकि पिताजी व्यवस्थापक थे। सन्मार्ग में उनका एक लेख बहुत प्रसिद्ध हुआ, बनारस में ढाता बनारसीपन, वे उस समय लिखे थे। काशी के साहित्यकार काशीनाथ सिंह ने अपने प्रसिद्ध कृति काशी की 80 में झुन्ना के बनारसी व्यक्तित्व का साहित्यिक वर्णन भी किया है। और बनारस में गाली देना या गाली सुनना सम्मान और प्रेम का द्योतक माना जाता है। आज गाली पर देखिए प्रपंच चल रहा है दो पार्टियों के बीच में, लेकिन ये द्योतक माना जाता है। बनारस में अशिष्ट कुछ भी नहीं, सभी कुछ शिष्ट है। अशिष्ट को शिष्ट बना देना ही बनारसी अंदाज है। अपने प्रिय लोगों को काबे कहना अत्यंत आत्मिकता का प्रतीक है। झुन्ना बनारस के लोगों के लिए काबे झुनवा थे, अर्थात बनारस के लोगों के लिए अत्यंत आत्मीय व्यक्तित्व के स्वामी थे झुन्ना। ये सारे व्यक्तित्व मैं बनारसीपन का बता रहा हूं। इसीलिए जब झुन्ना नहीं रहे तो बद्री विशाल, चूंकि झुन्ना 80 का कवि सम्मेलन के भी प्रवर्तक रहा करते थे, तो झुन्ना बद्री विशाल ने लिखा, बाहर से है हंसी ठिठोली, भीतर पाले दर्द, इस दुनिया में कहाँ मिलेगा झुन्ना जैसा मर्द। ये एक प्रतीक है। झुन्ना मर्द थे, हर युवा यहाँ का मर्द है। इसलिए जेन जी से अपील है कि मर्द बनने के लिए व्यक्तित्व को संवारना पड़ेगा, संगठित होना पड़ेगा। और वो युवा, 80 का युवा गोभक्त भी हुआ करता था। घर में गाय पालते थे, गाय की सेवा करते थे।